बेटे उठो, देखो शाम हो गई है। एक खील भी उड़कर अभी तक तुम्हारे मुंह में नहीं गई है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मोहब्बत में हलकान होते फिर रहे हैं बेटे। वो नजम नसीम है ना, 3-4 दफा पूछ के जा चुके हैं तुम्हें। तुम तो जब से लाहौर से आए किसी से बात ही नहीं करते हो। अरे कमर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटे। एक दिन पता है क्या हुआ, एक डाकू ये बड़ी छुरी लेके घर में ये कहता हुआ घुसी आया कि मैं कमर का उस्ताद हूँ, मुझको पैसा दो पैसा। अरे वो तो अल्लाह ने खैर कर ली, ऐन वक्त पे तुम्हारे अब्बा घर में आ गए, वरना समझो उस दिन तो शहादत का दर्जा पा गई थी तुम्हारी अम्मा। ओफो, अब मुझे सोने दोगी या चिल्लाती चली जाओगी? कब तक मेरा मगज खाओगी तुम? जाओ यहाँ से। अल्लाह करे डाकू आए और जिस तरह मेरी एनेक्सी का सामान चुरा के ले गया ना, तुम सबको मैं शब्बों के चुरा के ले जाए। अरे कैसा बावला लड़का है, अम्मा बहना को डाकुओं से उठवा रहा है, पगला कहीं का। सवेरे ये कहती हुई चली आई कि मैं तो आज का सारा दिन चची बेगम और जहां आराफा के साथ गुजारूंगी। वहां नासिर क्या सुरैया की चौथी है और ये यहाँ बैठी है। शमा अच्छी तो बहुत है अम्मा, मगर तुनक मिजाज भी तो बहुत है वो। ए बेटा, जरा से धीमे लहजे में बोलोगे ना तो सारी तुनक मिजाजी जाती रहेगी। तुम्हारे अब्बा की भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी दुल्हन बन के यहाँ आ जाए। अगर तुम जरा अपने आप को संभाल लो ना तो चुटकी बजाते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तो लाहौर गया भी इसी इरादे से था। तो फिर हे, मगर क्या करें, वहाँ शमा की एक दोस्त मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगने लगी। अरे माँ को और दिखाई दे गई तुझे? दिखाई दे गई क्या मतलब? हाँ। अरे वो तो दिन रात मेरे साथ साथ रहती थी, हंसती थी, हंसाती थी, मगर अब रोएगी इसलिए कि अब मैं उसे भूल रहा हूँ। बेटा ऐसे दिल फेंकू हो मेरे बच्चे, रास्ता चलते में जरा जरा में बहकते हो मेरे लाल। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब्बा का हुक्म है कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए मगर शमा को नहीं छोड़ना है किसी हाल में भी। 5 घी में है, अब्बा ठीक कहते हैं, बेटे का घर भी आबाद और बाग भी अपना। शमा को भेजूं तेरे पास? हाँ भेज दो, लेकिन वो आएगी नहीं। अरे आएगी कैसे नहीं, तू देखता मैं तो खूब रहे। जानता हूँ। अरे अच्छा देखो, हाँ। तुम ऐसा करो, हाँ। उसे कह दो कि वो कमर की तबीयत बहुत खराब है। हंस क्यों रही हो? अरे हंसने की क्या बात है भाई? मैं चाहती हूँ बैठा रह तू। मैं अब्बू से तो जरूर कहूंगी, ये तो चची बेगम आपसे दुश्मनी कर रही हैं। मुझे लाहौर खाती लिख देती, मैं दादी अम्मा से कहती, दादी अम्मा तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देती। नाना मियाँ को रशीद अहमद खूब पैसा भर रहे हैं, इधर जेवर पे जेवर, कपड़े पे कपड़ा मेरे लिए चला आ रहा है। सबका मुंह ऐसा बंद कर दिया है कि जिधर देखो रशीद अहमद की वाह वाह हो रही है। मैं तो मुंह से बात निकालती हूँ तो अम्मा गुर्रा कर झपटती हैं बस। अल्लाह कुछ करे। चुप हो जाओ, अम्मा आ रही है। ए शमा, शाबाश है जहारा, कैसे आराम से यहाँ पर मौजूद हो तुम हैं। ये ख्याल नहीं आया कि उधर भाई बुखार में जल रहा है बेचारा? भाई कमर नहीं आया था तो तुमसे इतना नीवा के जाके जरा एनेक्सी में से पूछ ही लो। गई थी एक दिन एनेक्सी में, हाँ। तो टांगे टूटते टूटते बच गई थी मेरी। मैं कोई नहीं जाती एनेक्सी में। हाँ ओहो, जबान तो देखो कैसी तर तर चलती है। मैं नहीं जाती किसी एनेक्सी में। हाँ निकम्मी काम चोर कहीं की। तो क्या जाएगी, तो क्या करेगी काम? हाँ ये शमा ले बेटा, देखिए ये सिर के दर्द की गोलियां हैं, जरा जाके कमर को खिला दे। रात शादी में तो कमर में बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ वो रात को तो ठीक ठाक थे, अरे नजर लग जाती है उसे। वो तो जब भी शेरवानी पहन के लगता है उसे जरूर नजर लगती है। रास्ता चलते लोग तो मुड़ मुड़ के देखते हैं उसे। माशाल्लाह लगता भी तो बड़ा प्यारा है। अम्मा तो उसे इतना चाहती हैं, अपनी औलाद से बढ़ के चाहती हैं। अख्तर तुम्हारे बाबा, अरे वो तो उसे कंधों पे उठाए उठाए फिरते थे। मगर है मेरे बच्चे की तकदीर, जब प्यार करने के दिन आए लोगों के तो हर तरह से धुतकार मिल रही है मासूम को। जब से लाहौर से आया है बुखार में पड़ा जल रहा है। अच्छा हम जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। चल। वाकई बड़ी मासूम बच्ची। कमर भाई आ जाओ। ओह शमा आओ। अच्छा वो तुम आ गई। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तीमारदारी तो दुश्मनों की भी की जाती है। आप तो फिर भी भाई हैं। लीजिए गोली खा लीजिए, चची बेगम ने भिजवाई है। जहारा मेरी अच्छी बहन, वो जरा मेरा ब्लू वाला फ्लोवर तो ला दो। अल्लाह कमर भाई इस वक्त मत मांगिए, वो तो गोदाम में पता नहीं किस बक्से में पड़ा है।
ब्राउन वाला कहे तो वो ला दूं, वो अब्बा की अलमारी में है। तुमसे तो बीबी हाथ पैर हिलाना मुश्किल काम है। अरे अगर काम सीखना हो तो क्षमा से सीखो। इतने बड़े घर का इंतजाम अकेली करती है और कैसा टिप टॉप काम होता है जान के। तुम्हारे घर की तरह कुत्ते बिल्लियां मुर्गियां नहीं लौटती फिरती, समझी? हाँ, आई बड़ी काम वाली। तुम्हें पता होना चाहिए शमा कि मैंने चाचा जान की एनेक्सी पे क्यों कब्जा कर लिया। फकत इसलिए कि मुझसे अम्मा के घर की गलाजत नहीं देखी जाती, इसलिए कि मैं भी चाचा जान की तरह नफीस मिजाज का आदमी हूँ। जाओ जी, तुम पुलोवर लाओ। लो देख लो, नेक्सी में आती है तो ये करते हैं कमर भाई। ये करते हैं कमर भाई और ठीक करते हैं कमर भाई। पुलोवर वांटेड। वाकई में एनेक्सी तो आपने खूब सजा रखी है। गोली तो खा लीजिए। अगर गोली न खाऊं और ज्यादा बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें दुख होगा? क्यों नहीं, मुझसे कई ज्यादा दुख चची बेगम को होगा और जहां रापा को होगा। तुम अपनी बात करो भाई। देखो शमा, मैं भी अजीब आदमी हूँ, जिसे चाहता हूँ ना उसे टूट कर चाहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जब तुम बच्ची सी थी। बड़ी इनायत है आपकी, मुझे एहसास है आप मुझे चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई एहसास? क्यों नहीं, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। सच शमा? 100% सच। तो इस दो तरफा चाहत का अंजाम क्या होगा? बहुत अच्छा, आप मुझे चाहे जाए और मैं आपको। अरे मगर सिर्फ चाहे जाने से तो हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती शम्मो। और किसी को पालेने से भी हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती। अगर वाकई सर में दर्द हो रहा है तो गोली खा लीजिए। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो? मैं मजाक करना जानती नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर मुझे यूं ही बुलवा लेते तो भी मैं आ जाती। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। अरे हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। शेर कहते हैं, शेर लिखते भी होंगे। बिल्कुल लिखता हूँ। ज़हनी बीमारी बढ़ाने का कोई और तरीका रह गया हो तो वो भी इस्तेमाल करें। तुम मेरे अदबी ज़ौक़ का मजाक उड़ा रही हो शमा? मैं मजाक करना जानती नहीं। आपने जो कुछ लाहौर में जोहर दिखा कर आए, उसके बाद आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करें? आपको मालूम होना चाहिए कि अब्बू रफीक हुसैन साहब का बहुत एहतराम करते। तो मैंने कौन सी रफीक हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी कर दी? अरे उनकी तो अपनी लड़की का नाम मैडम गुस्ताखी होना चाहिए था। ऐसी रोने वाली बात पर आप कैसी बेदर्दी से हंस रहे हैं? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लो तुम्हारी शान में पूरी गजल कह दी, अब तो खुश हो? अरे हम तो आज मनाने के मूड में हैं। तुम जिस कदर रूठोगी हम उसी कदर मनाते रहेंगे। आप फितरतन गलीज आदमी हैं। गलीज? ला हौल वला कुव्वत। मेरे कपड़ों से एरमेस की खुशबू आती है और मेरा कमरा फूलों से महकता है। जिसकी रूह तो गलीज हो चुकी है, उसे दुनिया की कोई खुशबू पाकीज़ा नहीं बना। शमा तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। अरे वो अनवरी से तो मैं इसलिए बेतकल्लुफ हो रहा था, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे एहसास क्या है मेरे बारे में। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस कदर चाहती हो। मुझे माफ कर दो। आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये गुलदार उठाकर आपके सर पे मार दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उस कदर नरमी से बात कर रहा हूँ, उस कदर सर पे चढ़ती चली जा रही हो, नामाकूल लड़की। ज्यादा शोर मचाए तो मैं ताया अब्बू को बुला सकती हूँ। ताया अब्बू को बुला सकती हो? तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। आप निकल जाइए, मैं ताया अब्बू का घर है। ये क्यों नहीं कहती कि ये तेरे बाप की एनेक्सी है, बढ़िया ताया की भतीजी? सुभान अल्लाह, कैसे मुंह से फूल जड़ रहे हैं। ज्यादा बदतमीजी की तो मैं अब्बू से कहकर आपको सीधा करवा दूंगी। बदतमीज। तुझे देख लूंगा शमा, तुझे कभी माफ न करूंगा। तेरा नाम भी कमरुल हसन है और कमरुल हसन जो कहता है वो करके दिखाता है। रखे वो न होती तो अख्तर तो जरूर पागल हो जाता। पुप्पी अम्मा, मैं आपके साथ लाहौर चलूंगी। लेकिन मंसूर के जाने में तो बस अब थोड़े से दिन रह गए। ये वक्त तो तुम अपने बच्चे के साथ गुजार लो और बेटी वो खैर से रुखसत हो जाए तो फिर तुम चली आना। नहीं पुप्पी अम्मा, मुझे उसके आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। बहुत जिद्दी लड़का है वो। फिर तुम अपना दिल छोटा ना करो। अब मंसूरी का तो सारा कसूर नहीं है, इस फैसले में तो अख्तर भी बराबर के जिम्मेदार है। वैसे दुख मुझे भी बहुत है। पुप्पी अम्मा, आपको पता नहीं इतना जिद्दी लड़का है, पता नहीं किस मुश्किल से बक बक के बाद तो मंगनी पर राजी हुआ था। क्यों? क्या ये रिश्ता उसे पसंद नहीं था? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सोच सकती, लेकिन ये है कि बस वो एक रट लगाए हुए था कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत है और बदर चाचा के घर वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं उसे क्या होगा। दरअसल मंसूर बहुत सुलझा हुआ लड़का है और शुरू में तो जाहिर है उसे अजीब ही लग रहा होगा कि तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। भाई अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। बेटी ये वक्त तो हवा की तरह गुजर जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर उसे ऐसा करना था तो पहले मुझे बता दिया होता। अच्छी खासी मैं हैदराबाद में बैठी रहती, 5 साल तन्हाई के थे वो और काट लेती। मेरा घर लेके बखेर दिया इसने। कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम देखती नहीं हो कि नासिर और किशोर तुम्हारे कराची आ जाने से किस कदर खुश है? किशोर तो हंस हंस के कह रही थी कि भाई अब तो बुढ़ापे में हनीमून मनाने बाहर जाऊंगी और मेरा घर मेरी खुर्शीद संभालेगी।
फूफी अम्मा साफ बात सुन लीजिए, मैं ये 4-5 साल जो है ना ये इंतजार नहीं कर सकती। मंसूर जा रहे हैं इंग्लैंड, जाएं, अगले साल उन्हें बुलाऊंगी, रुखसती करवा लूंगी। जो जी चाहे करवा लेना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। मुझे लगता है कि अख्तर ने ये फैसला किसी खौफ की वजह से किया है जो वो हम लोगों से छुपा रहे हैं। अरे फूफी अम्मा, शादी ब्याह के हंगामे में तो एक बात तुम्हें पूछना ही भूल गई। आपको पता है खालिद का सर किसने हमारे दरवाजे पे फाड़ा था? नहीं तो सफिया तो कह रही थी कि जीप का एक्सीडेंट हुआ। खालिद ने तो अपने माँ बाप को यही बताया। उस दिन जब आप गई थी ना बदर भाई के यहाँ, तो सफिया जीप के एक्सीडेंट का जिक्र कर रही थी। इतने में खालिद आ गए और उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। और जिस दिन ये वाकया पेश आया था तो उस दिन भी खालिद ये कह रहा था कि ये दुश्मन हमारा नहीं बल्कि खान बहादुर साहब का मुलाजिम है, जिसे उन्होंने मुलाजमत से निकाल दिया था। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात। ये उस दिन का वाकया तो नहीं है जिस रात को अख्तर ने कराची यहाँ? कोई बात नहीं है, नासिर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। पेमा, वो मजीद बाबा है ना, वो बता रहे थे कि 15 मिनट पहले दरवाजे पे कोई मंसूर को पूछता हुआ आया था। अच्छा, खुदा खैर करे। बेटी, ये बात तो हमें नासिर और अख्तर को फौरन बता देनी चाहिए। तुमने खालिद से पूछा तो होता। कुछ समझ में नहीं आता कि खालिद ने क्या सोचकर ये अहमकाना बात बनाई थी। राशिद, प्लीज खुदा के लिए अब इस बात को भूल जाइए। बेचारे खालिद पे सुबह से 3-4 दफा डांट पड़ चुकी है। सच, आप उसके साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। सुरैया, हमारी शादी को 8-10 दिन हुए, लड़ाई की बिल्कुल नहीं हो रही। लड़ाई की बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन पता है खालिद अगर ये बात ना बनाते तो खुर्शीद फूफू को यकीन हो गया था कि जो शख्स खालिद को मार के गया है वो मंसूर को मारने के लिए आया था। और फिर इस वाक़े से कोई 15-20 मिनट पहले एक शख्स पूछता हुआ भी आया था मंसूर और को। अब अगर कोई दोबारा मंसूर को मारने के लिए आ गया तो क्या होगा? सुरैया, दुश्मन 1 महीने से आजाद घूम रहा है, उसे तो और शय मिल जाएगी। मगर मैं ये प्लीज सुरैया, खालिद की तरफदारी ना करें। समझ में नहीं आता, जब हम कराची में थे तो उसे उस वक्त बता देना चाहिए था। ये तो सही है, उसको कराची में बता देना चाहिए था, लेकिन पागल ने बताया भी तो भावलपुर आके। अरे छोड़ें राशिद भाई, खालिद ने बचपना जरूर किया है लेकिन हम उसके खुलूस पे शुबा नहीं कर सकते। और वैसे भी दरअसल हमारे खानदान में ये झगड़ों का बड़ा पुराना सिलसिला चला आ रहा है और शमा और मंसूर की मंगनी के बाद तो इसमें इजाफे की मजीद गुंजाइश पैदा हो गई है। अख्तर चचा कराची में है, मैं उनसे अभी फोन पे बात करता हूँ, आप बीच में ना पड़े ना। यार ताहिर, तुम ही फोन करके बताओ, मेरी तो अख्तर चचा से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे ताहिर, खालिद बच्चा है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। कब आ रहे हो तुम और नासिर भाई कराची वापस? हाँ, मंसूर को तो दाखिला मिल गया है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। राशिद ने तो बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। अरे नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, मैं यहां हूं। खुदा हाफिज। अरे काका जी, आप लंगड़ा रहे हैं, क्या बात है? जियो, मारे ना साहब मेरे को मोहल्ले वाले। क्यों? अब मैं क्या बोलूं अख्तर मियाँ, बोला तो आप हंसी में टाल देंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? खुदा आपको सलामत रखो, आपके दुश्मना अब मियाँ गुलाम रसूल के मुरीदा बन को गली गली घूम रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं काका जी आप? वही तो बोल रहा हूँ साहब, बहुत दिनों से सोच रहा था आप मिले तो सारे बातें बता दूंगा। वो कमर मियाँ का नौकर है नहीं बहादुर, उन्हें मेरी झोपड़ी के बाजू रहता है। हाँ? वो हमारा दीवाना पोटा मेरा भांजा रजब अली, उन्हें जाको बोल दिया हमारे मंसूर मियाँ की मंगनी शमू बीबी से हो रही है। तो बस वो कम वक्ता बहादुर, क्या समझते हैं आप, देमार 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 मेरे भांजे को, अरे बेनाहक के। और मियाँ मैं बीच में गया बचाऊंगा, बोले तक 10-15 आदमी शुरू हो गए डंडा लेको मेरे ऊपर। अरे वो महल्ले का महल्ला मियाँ गुलाम रसूल के मुरीदों का, एक से एक छटा हुआ, एक से एक गुंडा। अब आप ही सोचो, सारे इज्जतदार लोग तो अपनी अपनी इज्जत समझ को अलग हो गए और यहाँ मेरी टांग की हड्डी सरक गई। बुढ़ती वक्त जुड़ती की नहीं जुड़ती की। लो, मैं बातों में भूल ही गया, आपकी चाय को बना को लाओ, पीते ही चाय? हाँ बना लीजिए। मैं अभी चला। हेलो, जियाउर रहमान साहब बोल रहे हैं? जी मैं अख्तर हसन बोल रहा हूँ।
हाँ वालेकुम सलाम। आप लंच के लिए कब उठते हैं? अच्छा फाइन, तो आप नासिर भाई के यहाँ तशरीफ ले आए, जरूरी बात करनी है। अच्छा जी, थैंक यू। साहब, वो कमिश्नर साहब तशरीफ लाए आपके वास्ते। मुस्तफा साहब? जी हाँ। अरे भाई कमाल की बात है, आप वहां खड़े हैं। आइए आइए, ये कहाँ की दोस्ती? के बने हैं दोस्त ना से, कोई चार असास होता, कोई गमगुसार होता। यार मुश्ताक भाई के यहाँ 2 मरतबा माफी मांगने की खातिर गया। अच्छा। 10 फोन कर चुका हूँ, लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। अब के तो वो जालिम ऐसा रूठे हैं कि जैसे कभी दोस्त ही न थे। छोड़ो यार कमर, ये भी कोई दोस्ती है जैसी तुम करते हो? जब चाहा रूठ गए, जब चाहा मन गए, जिसको चाहा गले से लगा लिया, जिसको चाहा गिरा दिया। भाई तुम्हें नाराज होना था या रूठना था तो मुझसे रूठते। बात मैंने शुरू की थी, ना कि मुश्ताक भाई ने। जी हाँ, रिश्ते की बहन चाहे मंगेतर क्यों ना हो, उसका जिक्र महबूबा के अंदाज में नहीं होना चाहिए। ये आप ही ने इरशाद फरमाया था, लेकिन मैं नाराज हो गया भाई मुश्ताक से। भाई 1000 बार कह चुका हूँ कि निहायत खबीस और बहुत बुरा आदमी, लेकिन जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मेरे चाहने वालों को मेरे नाज उठाने ही पड़ेंगे। तो उठा तो रही हैं तुम्हारे नाज, अब क्या सर पे बिठा लें? यस। वैसे कमर, एक बात तुमने बहुत गलत और खतरनाक किस्म की की। अब क्या कर दिया मैंने भाई? वो ये कि जैसे हो वैसे ही रहो। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए कमर। अरे बदल गया। तुम्हारा हुक्म सुनते ही बदल गया बाबा। हाँ, आज क्षमा का जिक्र दुश्मनों के अंदाज में सुनोगे। क्या मतलब? अब तो खुश हो? यानी मंगनी करने के बाद अब दुश्मन बन गए? हॉल क्यों पड़ रहा हो भाई? कमाल है, तुम दोनों ने ये तक नहीं सोचा कि मैं लाहौर से जिंदा सलामत इन 1 पीस कैसे वापस आ गया। यानी मंगनी के बाद किसी मर्डर का अंदेशा था? बिल्कुल, यूं समझ लो कि जागते जागते मर्डर होते रह गया। ओह माय गॉडनेस। भाई ये जो मेरी कजन है, ये अपनी वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद कराची आई थी, लेकिन इत्तेफाक कि मैं मिल ही नहीं सका। अब जो मैं लाहौर गया तो जी भला मैं कहाँ वो कहाँ। हाय 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 हाय। भाई मुझ जैसे नफीस मिजाज और शायराना ज़ौक रखने वाले आदमी का गुजारा उस रोती सूरत लड़की से भला कहाँ हो सकता है? ये भी ठीक है यार, बात कम करती है, चीखती चिल्लाती ज्यादा। ओह, अब समझा मैं। मंसूर की मंगनी उससे सिर्फ इसीलिए टूटी होगी। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो शमा है ना, ये मंसूर ही के लायक है। बकौल अम्मा के गूरे की मिट्टी गूरे ही में अच्छी लगती है। खैर, नारद भेजो, हमें क्या है, चलो इस बहाने लाहौर की सैर तो हुई। हाय, हमें क्या हुआ था यार जब हम अपनी इस छोटी सी जन्नत को उजाड़ कर लाहौर चले गए। आज दोस्तों को ढूंढते फिरते हैं, सामान चोरी गया, उस्ताद बेरसीद के गायब, मिर्जा कमबख्त न जाने कितने दिनों का फाका ज़दा आज सुबह यहाँ आया था। हमने उसे हुक्म दिया है कि जाकर कुओं में बांस डाल दे, लेकिन हमारे उस्ताद गुलाम कादिर को ढूंढ लाए। हमका माफी दे, खुदा के वास्ते हमका माफी दे दो मियां जी, माफी दे दो, हमका माफी दे दो। अरे हाजिरी तो हमें बहुत दिन पहले देनी थी, लेकिन क्या कर, ही 2 ससुरे पाँव आपके दरवाजे नहीं आते थे। अरे वैसे भी मियां जी, ऐसा पापी इतने बड़े मुफ्त के यहाँ कैसे आ सकता? तो बची तो बात। नहीं, गुलाम कादर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या नाम के, और हमें तो तुमसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता है। जब पहली मर्तबा पीर बख्श ने तुम्हारी सिफारिश की थी तो हमने तो क्या नाम के जी जान से तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी, और तीसरा गंडा तो हमारा होता ही ऐसा है कि इधर दिया और उधर काम बना। तो फिर गुलाम कादर, कर रहे हो हमारा काम? आपका काम मियां जी, ऐसा वैसा मियां जी, आपके और कमर मियां के दुश्मनों को तो लगा देंगे हम घाट किनारे। शाबाश। अरे उनकी मां रोएंगी पीटेंगी कि उन्हें जन्म क्यों दिया था। मियां जी, बख्शिश होएगी
या नहीं हुई ये तो ऊपर वाला जानता है मियां जी। लेकिन मियां जी हाथ रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, हाथ रख दो। और एक गलती और हो गई है इस गुनहगार से। हुआ है मियां जी कि कमर मियां के यहाँ हमने चोरी कर ली थी। बहुत मजबूर थे मियां जी, हम बहुत मजबूर। कोई बात नहीं, उसकी माफी और दे दो। हमने माफ कर दिया है ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हीर बख्श,